है दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए अब मैं 10 ग्रेड 2 के लिए हम शुरू कर रहे हैं फिर से जीएस और जीके का पार्ट। और इसके लिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये लूसेंट का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता है 10 ग्रेड 2 में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जो टीयर फर्स्ट में होगा, और टीयर सेकंड में भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो टीयर 2 में होगा। ठीक है, तो 40 दूनी 80 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे जो जीएस और जीके के आएंगे। तो मैं आज आपको प्राचीन भारत पढ़ाऊँगा इसके ही माध्यम से, जो उसमें लिखा है कि मैं आपको समझाऊंगा पूरे सही तरीके से, और क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या क्या, जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास, ये नहीं पढ़ना है हमें, 10 ग्रेड 2 में पढ़ना ही नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। भूगोल पढ़ना है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल पढ़ना है, और यहाँ पर पर्यावरण पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान भी पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें कला संस्कृति की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, भौतिक और विविध भी पढ़ना है हमें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी आ जाएगा, हल्का हल्का भौतिक विज्ञान में भी हमारा सामना होता है, क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। रसायन नहीं पढ़ना, बहुत कम आता है क्वेश्चन इससे, लेकिन हम बहुत हल्का पढ़ेंगे इसको थोड़ा समझने के लिए बस कि क्या होता है। ऐसे जीव विज्ञान के बारे में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन खूब आता है, 2-3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आप, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको सही तरीके से। उसके बाद आप विज्ञानम प्रौद्योगिकी देखेंगे, इससे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में तो अब ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है इसको, लेकिन टीयर 2 में है, टीयर फर्स्ट में नहीं है ये चीज़, तो हम इसको स्किप करेंगे अभी टीयर फर्स्ट के लिए। हम जब टीयर 2 की बात करेंगे तो हम जाकर कंप्यूटर पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कंप्यूटर यहाँ भी पढ़ लिया जाए, लेकिन अभी ज़्यादातर कोशिश करेंगे हम कि कंप्यूटर वहाँ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हमारा फोकस किस पर, टीयर फर्स्ट पर रहेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम टीयर फर्स्ट ही अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। खेलकूद का जो है क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता, स्टेटिस्टिक्स को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आज जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स लेके आते हैं, तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि जैसे ओलंपिक के बारे में समझेंगे, थोड़ा जैसे खेल के बारे में समझेंगे क्या है, भारत का इतिहास क्या रहा है उसमें, बस ये समझेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बस, की बात ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें। और विविध आता है तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ताकि समझने पड़ते हैं भाई कौन से क्या है कैसे है, ताकि हमें चीज़ें आसान हो जाएँ जब हम आगे उसको कभी करंट अफेयर में देखें कोई चीज़, तो हमें उससे जोड़ सकें, हम रिलेट कर सके चीज़ों को, हाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है या नहीं है। तो अंदर देखते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ऐसे स्रोत हैं कि जो हम समझ सकते हैं भारत का जो इतिहास लिखा गया प्राचीन भारत का, उससे हम कैसे जान पाएँ कि वहाँ प्राचीन भारत में ऐसा कुछ हुआ है, उसके स्रोत हमें देखने होते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को देखना, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे भारत की है, और बहुत ही प्रेस्टीजियस सभ्यता थी ये, और इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम भी इस बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे इसी में, महाजनपदों का उदय करेंगे इसमें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम। अब इसमें ये वैष्णव धर्म तो ठीक है, इस्लाम, ईसाई और पारसी, ये तीनों धर्म जो है ना, सिर्फ क्वेश्चन आपके नहीं मिलेंगे ज़्यादातर, तो हम स्किप करेंगे इसको, थोड़ा सा समझेंगे हम हल्का सा, इतना कि जितना हमारे एग्जाम के अगर कभी आए तो आ नहीं सकता, जितना इसमें दिया हुआ है लूसेंट में, यहाँ से इस्लाम और ईसाई पारसी नहीं समझ पाए। लेकिन अभी जो करंट सिनारियो है अभी ईरान का, भारत का, इसराइल का, अमेरिका का, उसके लिए ना ये थोड़ा सा समझ जाएंगे तो सही कौन क्या है, कौन धर्म कैसे काम कर रहा है। जैसे भारत का भी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब चीज़ें हैं ना, कभी कॉन्फ्लिक्ट रहता है हिंदू मुसलमान से, कभी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ईसाई से, ज्यूज से रहता है, ये सब चीज़ें सिख से प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। तो जिससे भी रहता है, जिससे भी समाज को प्रॉब्लम है, या जिसको लगता है कि इसकी वजह से समाज से प्रॉब्लम है, ये क्या है, तो ज़रा समझेंगे कि हकीकत क्या है। लोगों को लगता कुछ और है, हकीकत कुछ और होता है, तो हकीकत भी यहाँ से देखेंगे हम लोग। मगध राज मतलब प्राचीन काल में क्या था उसके हिसाब से, ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन बस ये समझना है कि प्राचीन काल में कुछ ऐसा, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, तो अभी उसका क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस लिहाज से हम देखेंगे इसको, बहुत ज़रूरी देखना है इसको। मगध राज का उत्कर्ष है, सिकंदर है, सिकंदर से क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं सिकंदर से कि भारत में आया था नहीं आया था, कौन सा इसकी आखिर लड़ाई थी, ये रास्ते में मर गया था कि नहीं मारा गया था, भारत में से कौन सी 2 जगह के उन्होंने स्थापित किया था, अपने घोड़े के नाम पे उन्होंने जगह बनाया था, फिर इनका जो मेगास्थनीज था कौन था, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। मौर्य साम्राज्य है, उसके मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके राजाओं के बारे में भी आता है, जो काम के बारे में वो भी आता है, क्वेश्चन आते हैं। ब्राह्मण समाज है, उसके बाद यहाँ पे भारत के यवन राज्य है, शक। अब ये जो शुरू हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े साउथ के चले जाते हैं और जो ऐसे हैं जो जल्दी किसी को याद भी नहीं होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता रहता है। शक है, कुषाण है, संगम युग है, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश है, पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं आप उसको,
दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों का उत्पत्ति। राजपूत से क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी मिलते रहते हैं हमें हमेशा। तो ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसको मिला करके 6 से 7 से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है हिस्ट्री से। तो इतिहास से हम लिख सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से ही मिलता है और 3-4 क्वेश्चन आपको इससे मिलता है और एक आध क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से मिल जाता है। एक आध क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मान चलिए। तो हमें तो इसका मतलब थोड़ी ना हमें पता होता है वो क्वेश्चन कौन से हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में ऐसा कौन सा नॉलेज है, कौन सा फैक्ट्स हैं जो जिसे हमें पढ़ने ही पड़ते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वो क्वेश्चन वही से पूछेगा। और वो अगर पूछेगा, जैसे अब सिकंदर के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो मैंने आपको बताया अभी कि कौन से घोड़े का नाम क्या था, कौन सी जगह उन्होंने स्थापित किया था, आखिरी में कौन सी लड़ाई की, क्या सिंधु नदी डाका था नहीं डाका था, ये कौन सी नदी थी जिसको डाका था, जिसको नहीं डाका था, ये चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे जो कभी क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा, और अगर पूछा तो वो जो हम पढ़ेंगे वहीं से पूछेगा। ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ी जानकारी है, तो एक बार ले लेते हैं जानकारी इसके, थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं बस ऐसे करके। भारत के इतिहास के बारे में, भारत जो उत्तर में अगर देखेंगे हिमालय आपको दिखेगा, दक्षिण में समुद्र पूरा फैला हुआ है, ये उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को हम क्या बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। हिमालय से लेकर पूरा दक्षिण में जो हमारा पूरा अलग अलग हुआ है, तो हम उसको बोल देते हैं कि भारतवर्ष बोल देते हैं। और इसके महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष का ही नाम दिया गया है। महाकाव्य देखिए, पुराणों में देखिए, जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि भारतवर्ष बताइए कहाँ पे सबसे पहले लिखा था, बोलो महाकाव्य में लिखा हुआ है और पुराणों में लिखा हुआ है। महाकाव्य में और पुराणों में लिखा हुआ है भारतवर्ष के नाम से, ठीक है। भारतवर्ष मतलब क्या, भारतों का देश। अभी भारत कौन से, इसका मतलब भारतों का मतलब भारतीय, अर्थात भारत के संतान। भारत कौन था, भारत जो है ना प्राचीन कबीले के रहने वाले एक समूह था, ये उनका नाम था भारत कबीले का नाम था। इनका उल्लेख कहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है, भारत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद पूरे भारत की सबसे पुरानी, जो हम जान सकें, जो पढ़ सकें, उसका नाम ऋग्वेद है, सबसे पुरानी है वो। इसके पहले की भी किताबें होंगी, मतलब हैं हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। जब पढ़ नहीं सके तो फिर हमारे पास है नहीं वो सब चीज़ें, हैं तो लेकिन पढ़ नहीं सकते उसको हम। लेकिन ऋग्वेद ऐसी है जो सबसे पहले की और पढ़े लिखे गए मानक प्रमाणित है कि हाँ ये चीज़ ऐसा लिखा हुआ, ऐसा है, ये सब चीज़। तो ऋग्वेद में इन भारत का वर्णन किया गया है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, किसका, भारतवर्ष का। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन, जम्बू मतलब जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते थे, ठीक है। जम्बू द्वीप यानी जामुन का द्वीप, जामुन के वृक्षों का द्वीप ऐसे बोलते थे। कौन, प्राचीन भारतीय ऐसे बोलते थे अपने देश को, जम्बू द्वीप बोलते थे। उस पर प्राचीन जो ईरानी थे ना, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी थे, ईरान वाले थे जो प्राचीन के थे, वो क्या करते थे, जब सिंधु नदी देखते तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोलते थे। सिंधु नदी इसलिए वो हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे कि हिंदू लोग वहाँ पे। तो यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया था। कौन है वहाँ, वो हिंदू है, कौन है वहाँ, हिंदू है, कौन है वहाँ, हिंदू है, ये बोलता था। ईरानी लोग बोलते थे ऐसा। और पूरे पश्चिम एशिया में ये बात पूरा फैल गया कि भाई वो कौन है, वो हिंदू है, ऐसा फैल गया। पूरे देश को इसी नाम से जाना जाने लगा था। यूनानी जब आए तो इंदे बोलने, हिंदू को हिंदू नहीं बोल पाए तो इंदे बोलना शुरू कर दिए वो। जब उन्होंने इंदे बोला और अरब आया तो उसको हिंद बोलने लगे। आप देख रहे हैं, एक तो बंदा जो है हम महाकाव्य से देख रहे हैं, पुराणों से देख रहे हैं, भारतवर्ष मिला हमें, जो ऋग्वेद में भी जानकारी मिलती है। एक देख रहे हैं प्राचीन भारतीय लोगों को देख रहे हैं, दूसरी बात जो जम्बू द्वीप कह रहे हैं, है ना। उसके बाद हम तीसरी बात देख रहे हैं जो हमारी जो ईरानी है, ये यहाँ पे ईरानी ये है, जो ईरानी है ये क्या बोल रहे हैं, ये जो है हिंदू कह रहे हैं, सिंधु नहीं कह रहे, हिंदू कह रहे हैं। जब यूनानी लोग आए, इन्होंने इंदे बोला, हिंदू नहीं बोल पाए, इंदे बोलना शुरू कर दी, इंदे से बोलने लगे। फिर जब अरब आए तो हिंद बोलना शुरू कर दी, इन्होंने हिंदू कहा, इन्होंने हिंद कहा, अरब हिंदू बोलने लगे। तो जब अरब के बाद जब मध्यकालीन देश में आया तो मध्यकाल में हम पहुँचे, तो मध्यकाल में उनको हिंदुस्तान कहा है, क्योंकि अरब थे, हिंद बोलते थे, तो हिंद से बन गया हिंदुस्तान। और ये हिंदुस्तान शब्द फारसी है, हिंदू शब्द भी फारसी ही है और हिंदू से बना हिंदुस्तान, फारसी शब्द से। तो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर जब अंग्रेज पहुंचे तो इन्होंने इंडिया बोलना शुरू किया, क्योंकि यूनानी उसको इंदे बोलते थे,
इन्होंने इसको इंडिया बोल दिया। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो बीचों बीच, भारत के बीचों बीच में है, और भारत को क्या उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। इसका मतलब भारत में जो दो भाषा परिवार का बहुमत है, एक है यूरोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं ये आप कमेंट करिएगा, और यूरोपीय परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। और इसकी जानकारी बस आपको लग रहा है थोड़ी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी जानकारी है ये। अब जो भारत की जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, कॉकेशाइड है, निग्रॉइड और मंगोलाइड है। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 प्रकार की जातियाँ उसे मिलकर बना है भारत की जनसंख्या पहले से। कोई कॉकेसाइड है, कोई निग्रॉइड है, कोई मंगोलाइड है, जिसकी नाक चपटी होगी समझ लेना वो मंगोलाइड है, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट दिए हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम प्राचीन भारत है, ठीक। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले जो श्रेय वो जर्मन इतिहासकार थे। कहाँ के थे? जर्मन के इतिहासकारों का नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस, जिस वो और कब 1638 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु है, डेथ। आप सोचिए उसके पहले कोई इंसान क्रिस्टोफ सेलियरस है जिसने भारत को इस तरह से इतिहास को पढ़ने के लिए उसने काम किया। भारत सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था इसने, क्रिस्टोफ सेलियरस ने, जिसका कार्यकाल ही, जिसका ज़िंदगी यही थी 38 से लेकर 1707 तक की, ठीक। अब आते हैं प्राचीन भारत पर। ये थोड़ी जानकारी ऊपर से वैसे थी, और इसको जो मैंने बताया कभी क्वेश्चन तो आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन याद रखिएगा आप कि ईरानी कब क्या बोलते थे, अरबों ने क्या बोला है, प्राचीन भारतीय लोग क्या बोलते हैं, महाकाव्य में और पुराणों में क्या बोला गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बनेंगी। और उसके बाद जो है यूरोपीय परिवार की भाषाएं कौन सी, द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन सी, विंध्य पर्वत कहाँ पे अवस्थित है, और विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, इसी से बनता है वो एक सीरीज बन जाती है हमारे आगे चल कर की, कि वो काम करने लगती है। अच्छा ये पढ़ना तो हमें ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे हम, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। स्रोत 4 तरह से मिलेंगे आपको, एक धर्म ग्रंथ से मिलेगा, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलेगा, तीसरा विदेशियों का विवरण हो सकता है, या चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हो सकता है। कोई धर्म ग्रंथ होगा हम जिसको पढ़कर समझेंगे कि भाई प्राचीन काल में क्या बात हुई थी, कहा गया था, धर्म ग्रंथ खोजेंगे हम। कोई ऐतिहासिक ग्रंथ खोजेंगे, जैसे कि आप मान लो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसको देख लीजिए, मेगास्थनीज की बहुत सारी बुक्स हैं, जो बुक लिखा है मेगास्थनीज लिखा था उसको देख सकते, CUQ देख सकते हैं। तो ये अब ऐतिहासिक बुक्स हो जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। धर्म ग्रंथ में आपको पता है वेद मिल जाएगा, ब्राह्मण मिल जाएगा, संहिता मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। विदेशों का विवरण CUQ मैंने बताया आपको, वो जब आए थे विदेशी जो भारत में आएंगे, फाहियान आएगा, संयुगन आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं वहाँ पे भारत में आएंगे, वो अपने रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, अपना विवरण लेंगे, चले जाएंगे, जाकर लिखेंगे। तो जो हमें मिला था, हमें समझ में आया कि भाई ये उस वक्त यहाँ पे आए थे, किसके दरबार में आए थे, इनके दरबार में आए थे, इन्होंने क्या किया, ये किया, ऐसे ऐसे। तो हम इससे भी अपने विवरण निकालते हैं प्राचीन भारत के। और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य आपको पता है, अशोक ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, अशोक ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, गुप्त काल में क्या क्या चीज़ें हुई, बहुत सारे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलेंगे हमें। कभी लौह स्तंभ मिलेगा जिस पे लिखा रहेगा, कभी कुछ न कुछ, कभी कहीं पत्थर गाड़े गए हैं, कुछ लिखा गया, कुछ नोटिस डाली गई है, तो पढ़ेंगे हम वो सब चीज़ें। पढ़ते हैं तो अब जानकारी में मिल जाती है कि अच्छा ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी मिली है हमें, कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे जानकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इसमें आने की संभावना खूब रहती है। तो धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका नाम वेद है, और सबसे प्राचीन है ये वेद, जिसका संकलन करता है आपको पता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब वेद व्यास कह लीजिए, इतना लंबा नाम की जरूरत नहीं है आपको, महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम लें आप। तो वेद क्या, वेद में आपको वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश मिलता है। वसुधैव कुटुम्बकम में पूरी दुनिया जो है पूरे एक परिवार की तरह है, उसका मतलब ये वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब होता है।
भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरुषेय मानती है। जो भारतीय परंपरा है उसको वेद जो है वो नित्य यानी बहुत नित्य है, शाश्वत है और अपरुषेय है, उसको कोई अलग नहीं कर सकते आप। वेद 4 होते हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। सबसे पुराना ऋग्वेद होता है, सबसे नया अथर्ववेद होता है, ठीक है। और 4 वेदों को संहिता बोलते हैं, इन्हीं 4 वेदों को हम संहिता बोलते हैं, याद रखना। 5वां संहिता भी हमें मिलता है जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा तो हम आपको जुड़वाएंगे कैसे हमने उसको बोला है कि ये 5वां संहिता वो कैसे बोला जाएगा, 5वां वेद उसको बोला जाएगा और संहिता का पार्ट वो बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ा ऋग्वेद देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, एक कंपाइलेशन है। ये ओरिजिनल वेद व्यास ने जो लिखा है ना, ये इन्होंने अपने मन से कुछ लिखा नहीं है, वो अनुश्रुतियों चली आ रही थी बहुत दिन तक। वेद व्यास जी बैठे एक दिन, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा किया, क्या क्या बातें आई हैं वो सब उठा के कंपाइल कर दिया उन्होंने। तो संकलनकर्ता लिखा हुआ वर्ड यहाँ पे, आप याद रखिए, संकलनकर्ता। बोलते हैं ना यूपीएससी में कि आपको अच्छे वर्ड यूज़ करने, सटीक वर्ड यूज़ करने, तो ऐसे के लिए संकलनकर्ता ही यूज़ किया जाएगा, ना कि प्रवर्तक नहीं है ये उसके, ना लेखक नहीं है ये उसके। तो जब भी आप कभी बोले तो आप लेखक मत बोलना इसको, ऐसे को लेखक नहीं है, संकलन करता है। चीज़ें बहुत पहले से थी, सबको कंपाइल किया, सबको एकोमुलेट किया, सबसे जाके पूछा, बात किया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। सबने बताया कि अच्छा ये है, ये है, ये है, तो इन्होंने ये लेकर अपने पास आए और संकलित कर दिया उस चीज़ को वेद व्यास जी ने, ठीक है। तो इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो संहिता, तो यहाँ पे देखते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध। ऋचा क्या होती है? जो वही श्लोक होते हैं उसको क्रमबद्ध ज्ञान किया है, क्रमबद्ध तो रखा है सही तरीके से कि किसके बाद कौन सा श्लोक, किसके बाद कौन सा, किसके बाद कौन सा, इस तरह से उन्होंने रखा है। तो क्रमबद्ध ज्ञान जब आपको दिखे, संग्रह दिखे, तो आप कह देना ऋग्वेद है। 10 मंडल, इसमें 10 मंडल 10 चैप्टर्स आप कह सकते हैं उसको, 10 चैप्टर, 10 उसमें 1028 सूक्त हैं, जो बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, बालखिल्य में 11 सूक्त और दिया हुआ, तो 1028 सूक्त मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कभी, अगर पूछना चाहे तो कितने सूक्त आपको उसमें दिया गया, पूछ सकता है। और जो ऋचाएँ हैं वो 10,462 ऋचाएँ उसमें दी गई हैं। इस वेद से ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अब ऋग्वेद उठाया, किसी ऋषि ने ऋग्वेद उठाया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, जो पढ़ के समझा रहा था उस ऋषि को बोलते हैं होत्र। कहीं भी ऋग्वेद पढ़ाया जा रहा है तो तुरंत देखा कि भाई कौन पढ़ा रहा है, हाँ ये होत्र जी हैं। कौन पढ़ा रहा है? मतलब होत्र पढ़ा रहा है, तो ऋग्वेद में जो पढ़ाता है उसको होत्र बोलते हैं, ठीक है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, आर्य, अभी ये कौन है? सबसे पहले आर्य ही तो आएंगे भाई भारत में। जो ये ऋग्वेद, जो वेद लिखी जाएगी हमारे सामने, वो आर्य की ही है, जो ये भारत से बाहर गए थे और भारत आए थे। उनकी राजनीतिक प्रणाली मिलेगी, इसमें इतिहास मिलेगा, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी जो आर्य थे जब भारत में आए हैं तो आर्य अपनी जानकारी अपने बारे में उन्होंने इस तरह से लिखा है, उसमें ऋचाओं के माध्यम से लिखा है, उसमें अपने बारे में लिखा हुआ, थोड़े बहुत दिया हुआ है। क्या कि भारत जो है, भारत का जो है उल्लेख इसमें ऋग्वेद में है। तो भारत कौन था? कबीला था भाई, उनका एक लड़ाई भी होती है, उनकी लड़ाई भी होती है। हम आगे देखेंगे कौन सी लड़ाई है उनकी, भारत की लड़ाई कौन किसके साथ थी देखेंगे। उसके बाद तो ये सब जानकारी, राजनीतिक जानकारी मिलती है वहाँ पे, और इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है, जैसे इन्होंने कब क्या किया, और ईश्वर की महिमा के बारे में, ये सब ज़्यादा जानकारी ईश्वर की महिमा के बारे में मिलती है। तो इन लोगों ने ईश्वर की महिमा के बारे में खूब वर्णन किया हुआ है और खूब सूक्त इनके बारे में लिखा हुआ है। अब विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता, जो मंडल है अलग अलग लोगों ने लिखा है, अलग अलग मंडल, पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, जो तीसरा वाला विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। और उसी विश्वामित्र ने लिखा जो सूर्य देवता को समर्पित कर दिया है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गे देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो कहानी है ना, ये उसी में है, गायत्री मंत्र है ये, जो विश्वामित्र ने लिखा है। 3रे मंडल में लिख करके उन्होंने उसी में डाल दिया है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम को उल्लेख किया गया है। 9वें में सोम देवता, सोम कौन है? वही जो पिया जाता है, पी करके लोग मदहोश हो जाते हैं, सोम रस। तो ये 9वें मंडल में क्वेश्चन पूछेगा आपसे इसी तरह से, कौन से मंडल में सोम है, या 9वें मंडल में किसकी जिक्र किया गया, आपको बताना पड़ेगा कि ये सोम देवता का जिक्र। 3रे मंडल में आप पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो आप बताना पड़ेगा 3रे मंडल में ऋग्वेद में है। किसमें? विश्वामित्र ने लिखा, और ये विश्वामित्र ने लिखा, और ये गायत्री मंत्र जो है
सावित्री देवी, सॉरी देवता सावित्री हैं, उनको सूर्य देवता है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। 3 क्वेश्चन बन गए ना। क्वेश्चन अगर पूछेगा कभी तो ऐसे पूछेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और 8वें मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वां मंडल जो हस्तलिखित कुछ ऋचाएँ उसमें कि हाथ से लिखा गया कुछ ऋचाएँ हैं, उसको हम खिल कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो 10वां मंडल है, सबसे बड़ा है, काफ़ी लंबा, वहाँ पे नदु स्तुति है, पुरुष सूक्त है जो वैदिक समाज शास्त्र है, नासदीय सूक्त भी उसी में आपको मिल जाएगा, नासदीय सूक्त मिल जाएगा आपको उसी में। उसके बाद सूर्य सूक्त भी उसमें, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित उसमें किया गया, किसमें 10वें में, क्योंकि इसलिए वो बड़ा हो गया। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद 10वें मंडल में, इसलिए और बड़ा हो गया। 10वां मंडल आपको पता है। जो चातुष्वर्ण समाज कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो है एक थ्योरी भी काम करती है कि जो एक पुरुष ब्रह्मा थे ना, ब्रह्मा के मुख से निकले कौन, ब्राह्मण, उनके भुजाओं से कौन निकला, क्षत्रिय, उनके जंघों से कौन निकला, वैश्य, और उनके चरणों से कौन निकला, शूद्र। वो ऋग्वेद में ये बात लिखी हुई है। धर्मसूत्र 4 प्रकार की जातियों के जो धर्मसूत्र होता है, धर्मसूत्र एक बुक्स होती है, बुक्स का कंपाइलेशन होता है। तो धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, इन्हीं 4 प्रमुख जातियों की जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में जो स्थिति के बारे में बताता है, इनके व्यवसाय के बारे में बात करता है, इनके दायित्व के बारे में बात करता है, कर्तव्य के बारे में बात करता है, विशेषाधिकारों के बारे में बात। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस आपको जानना है थोड़ा सा। उसके बाद ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य शब्द लिखा हुआ है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, इसका संबंध गाय से। ये क्वेश्चन आता है कि अधन्य का संबंध किससे है, आप बोलना है गाय से। इसका मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता, यानी ऋग्वेद में ही लिखा, बहुत पहले की बुक्स हैं, पहली बुक है जहाँ पे गाय को मारना अपराध है, गाय का वध करना अपराध है, इसलिए पहले ही लिख दिया गया। और आज तक भारत में ये लागू है। आप सोचिए 3000 साल पहले जो चीज़ें कही गई थी, 3500 साल पहले, आज भी वो चीज़ लागू है। ऋग्वेद तो और पुराना, 1500 साल पहले पुराना है जो ऋग्वेद की कहानी हम पढ़ते हैं 1500 साल पहले। लेकिन जो वो भारत की बातें जो सामने आती हैं वो बहुत पुरानी है, 3000-4000 साल पहले की है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे में देखने को मिलता है। अब थोड़ा देख लेते हैं ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। इसको पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम आप लोग समझदार हैं इतना कि इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईसा पूर्व वो होता है, जैसे मान लीजिए ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, तो वो जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन मान लिया गया 1 तारीख 1वां महीना और 1 सन मान लिया गया। इस तारीख से पहले ईसा पूर्व हो गया और बाद में ईसवी हो गया, ठीक है। ये पूरा वही चीज़ यहाँ तक है, पढ़ देते हैं एक बार। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर नाम इसका है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। और थोड़ा सा लाइक कर रहा है, थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, ठीक है। 563 ईसा पूर्व ये हो गया, और यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है, ऐसा है होता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, और इसके लिए संक्षेप में ई लिख देते हैं, ई लिख के बिंदी लगा देते हैं। ई को लैटिन भाषा के AD में लिखा गया, में भी लिखा जाता है, जैसे AD मतलब एनो डोमिनी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ थे, उन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन 1904 में लिखा था। आपको पता है कि जो सबसे पहले जर्मन इतिहासकार था क्रिस्टोफ सेलियरस, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, और ये बंदा है विंसेंट आर्थर स्मिथ है। इन्होंने भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित लिखा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1904 में लिखा था, और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का जिक्र किया है इन्होंने।
केवल सिकंदर का जिक्र किया है 1/3 पूरे बुक्स में। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही था। ऐसा लिखा उन्होंने कि वहाँ की भारत में तानाशाह ज़्यादा थे, उनका मानना ऐसा है, लिखा था ये चीज़। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से, ये क्वेश्चन आएगा तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र नाम जानते हैं। उपेंद्र, आपको ये याद रखना है, उपेंद्र किसका नाम उपेंद्र है? तो वामन भगवान का नाम उपेंद्र है, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र और अग्नि ये देवता है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है, इंद्र का भी है और अग्नि का भी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जब भी हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, जो साधन की बात करेंगे, तो वैदिक साहित्य में अगर देखेंगे हम, तो वैदिक साहित्य में अगर कोई ऋग्वेद है तो उसके बाद जस्ट बाद शतपथ ब्राह्मण आता है, जो ऋग्वेद के ही ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का आता है। जब किसका यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद नहीं, इसके ब्राह्मण की बात करो आप। ऋग्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, ठीक है। क्या आगे देखते हैं, फिर हम यजुर्वेद देखते हैं, दूसरा वाला। पहला हमने देख लिया ये वाला, और ऋग्वेद देखा, अब यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद जो बलि का समय जो अनुपालन, क्या नियम मानना है, कैसे बलि देना है, कैसे काम करना है, कैसे हलाल करना, जो भी चीज़ें इसमें लिखा, यजुर्वेद में लिखा हुआ। अस्वर पाठ करना मतलब पढ़ करके, गा करके इसको पाठ करना, पढ़ा जाता है। जैसे कभी ना कि जो पाठ किया जाता है, आप देखते होंगे मंदिरों में कभी दिखता है, कभी घरों में भी करते हैं, भागवत करते हैं, जो पढ़ के बोलते रहते हैं, ऋचाओं को गा के बोलते हैं, तो वो उस तरह पाठ किया जाएगा, सस्वर पाठ किया जाएगा मंत्रों का। और यजुर्वेद में आपको पता, बलि के समय जब जो अनुपालन किया जाता है नियमों का, उसका संकलन है ये। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या अध्वर्यु करते हैं। आपको पता है ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या बोलते थे होत्र, और यजुर्वेद की जो पढ़ाता है उसको बोलेंगे अध्वर्यु बोलेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यज्ञ के नियम में बोला ही ना आपको कि बलि के समय जो भी अनुपालन किया जाता है, उसके नियम का संकलन है उसमें। और तो हम देखेंगे यज्ञों के जो नियम है, विधि विधान है, यज्ञ कैसे किया जाएगा, उसका जो वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा यजुर्वेद में। आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा इसका वर्णन, इनका वर्णन आपको यजुर्वेद में मिलेगा। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन पहले बता दिया आपको, बलिदान कैसे किया जाएगा और बलि कैसे दी जाएगी। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आपको बताना वो यजुर्वेद है, यजुर्वेद। अब सामवेद आता है, साम का मतलब होता है गान, यानी गाना होना, गाना, संगीत। अब संगीत का सबसे बड़ा पहला यही साक्ष्य हमारे पास है संगीत का। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किया गया। जो जब यज्ञ होते हैं तो कुछ गाया जाता है उसको सामने बैठ करके, तो हम ज़्यादातर यहाँ पे उसका उल्लेख मिलता है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, उद्रात्र बोलते हैं इसके पाठ्यकर्ता। किसके पाठ्यकर्ता को? सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात्र। तो ऋग्वेद में बोला गया हमने होत्र बोला है, और यजुर्वेद में हमने बोला है अध्वर्यु बोला है, और हम सामवेद में उद्रात्र बोल रहे हैं, ठीक। इसका संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है, इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक दिखाया जाता है। वो संगीत के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वो हमें सामवेद से ही मिलती है, इसलिए। और जो सामवेद में ऋचाएँ हैं, क्योंकि सामवेद की जो ऋचाएँ हैं वो ज़्यादातर मंत्रों पर गाया जाता है,
और यज्ञ का जो जो प्रावधान है, जो यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई वो आपको ऋग्वेद देता है। तो इसलिए ऋग्वेद से ही बहुत सारी चीज़ें इसमें ले ली गई हैं, काफ़ी चीज़ें ले ली गई हैं इसमें सामवेद के लिए। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब ऋग्वेद पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ऐतिहासिक घटना भी मिलेगा, लेकिन आप यजुर्वेद और सामवेद पढ़ोगे कोई घटना नहीं मिलेगी, ऐतिहासिक घटना आपको नहीं मिलने वाली, वहाँ सिर्फ विवरण। क्योंकि जो सामवेद है वो सिर्फ जब हम यज्ञ कर रहे हैं उसके समय जो गाया जाता है उसको उनकी ऋचाओं का उल्लेख किया गया, उनकी ऋचाओं को संकलित किया गया है। जब हम यजुर्वेद पढ़ते हैं तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और उसमें विधि विधान लिखा गया, बलिदान लिखा गया, बलि के बारे में लिखा हुआ है, यज्ञ के बारे में दिया हुआ क्या उसमें यजुर्वेद में लिखा गया। इसमें घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया, इसमें एक राजनीति की घटना इसमें जिक्र नहीं किया गया। जब बात करते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं, अथर्व ऋषि थे द्वारा रचित, उन्होंने रचना की अथर्ववेद की। इस वेद में कुल 731 मंत्र और तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषध, अब देखिए औषध दवाइयों का उल्लेख सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा, जो सबसे पुराना, सबसे नया, मतलब कि आप कह सकते हैं औषध की जानकारी, ठीक है, अथर्ववेद में मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में भी है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण है। अब जब अंधविश्वास की बात करेंगे तो आपको कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके पास अथर्ववेद में, ठीक। औषधि का जानकारी आपको यहीं से मिलती है। अंधविश्वास जो बढ़ता है वही ये अथर्ववेद से मिलता है। जो सामान्य मनुष्य का विचार है वह अथर्ववेद में लिखा हुआ है। पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन? आप जब बोलेगा कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है, तो आप बोलना पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, जैसे गृह निर्माण, कैसे घर बनाना है, कृषि की उन्नति, कैसे उन्नति कृषि में होगी, व्यापारिक मार्गों का गहन, कैसे, गहन मतलब होता है खोज, कैसे खोजनी है, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा पुराने गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। ये जो वर्ड है महात्म, हिंदी में इसको आता है सही करने के लिए, वो महात्म लिख देता है, कभी कभी वो भी सही हो जाता है, तो आप महात्म जरूर याद रखिएगा। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया, यानी जादू टोना जो सबसे पहला वर्णन में मिलता है वो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु क्या है? कुरु देश था, और उस कुरु का राजा कौन था? परीक्षित था। इसकी जानकारी अथर्ववेद में है, आपको पता है। ऋग्वेद में भी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी आपको, और अथर्ववेद मिलेगी, लेकिन यजुर्वेद और सामवेद जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है, सीधी सी बात है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को जुड़वा बहन कहा गया है, सॉरी प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, कि प्रजापति उनकी 2 पुत्रियाँ हैं, कौन? वो सभा और समिति, इन्होंने इसमें अथर्ववेद में ही कहा गया। वेदों की भी कई शाखाएँ हैं, आपको यहाँ सड़क करना है थोड़ी सी, कि वेदों की भी कई शाखाएँ हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाकल यानी जैसे वेद है ना, वेद की शाखाएं बनाई गई हैं, तो शाकल जो है वो ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये पीछे तो क्वेश्चन पूछता था, पूछा था इसमें, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर कौन सा आता है और कृष्ण यजुर्वेद के अंदर कौन सा आता है, ऐसे पूछा था। 2 शाखाओं बटा हुआ है जो यजुर्वेद, यानी शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। और उसमें जब देखेंगे आप, जो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं, और इससे 2 भाग हैं, एक माध्यन्दिन, एक है काण्व। माध्यन्दिन और काण्व, ये यजुर्वेद का है, शुक्ल का है, यानी शुक्ल कह सकते हो या वाजसनेय संहिता कह सकते हो आप इसको। और वहीं पर जो कृष्ण यजुर्वेद है उससे काठक, कनिष्ठल,
मैत्रायणी और तैत्तिरीय, ये 4 हैं उपशाखाएं हैं जो कृष्ण से हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। और आपको पता है जो हम सामवेद की बात करते हैं, सामवेद की जो शाखाएं हैं वो कौन से? कौथुम, राणायनी एवं जैमिनी या तलवकार। उसके बाद हम देख अथर्ववेद की देखें शाखाएं तो शौनक या पैपलाद। इसलिए इस तरह से 4 वेद आपके सामने हैं, चारों की शाखाएं इस तरह दी गई हैं, जिसमें ऋग्वेद की शाखा हो जाएगी शाकल और यजुर्वेद की शाखाएं 2 हो जाएंगे, एक कृष्ण हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा शुक्ल। शुक्ल को हम बोलते हैं वाजसनेय भी बोल देते हैं हम। तो शुक्ल में 2 हैं, एक माध्यन्दिन है और एक कांडव है। वहीं पे जो कृष्ण है उसमें 4 हैं, 4 शाखाएं हैं, काठक, कनिष्ठल, मैत्राणी, तैत्तिरीय हैं। और वहीं पे जब हम बात करेंगे सामवेद की तो वहाँ पे 3 मिलेगा आपको, कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय। जैमिनी के ही या आपको उसको तलवकार भी कह देते हैं। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो उसमें 2 हैं, एक शौनक और एक पैपलाद। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं हम। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको पहले से ही। अब हम थोड़ा देखते हैं ब्राह्मण क्या होता है, आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण। संहिता कौन? वही 4 जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करते हैं और उनकी शाखाओं की बात करते हैं, वो हमारा संहिता कहलाता है, जिसमें ये सब चीज़ें कही जाएंगी। तो संहिता के पश्चात, संहिता के बाद जब देखते हैं तो ब्राह्मण देखते हैं। जो शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहे थे ना, तो वो शतपथ ब्राह्मण किसका था? ऋग्वेद का ही था। इसीलिए कहा था ना कि जब भी वैदिक साहित्य के बारे में जानोगे आप तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है। ऐसे ही इसीलिए बोला गया था, वेदों के बाद उसी का नंबर आता है। आगे देखते हैं। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती। उत्तर वैदिक यानी जो वैदिक काल उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसलिए जो उत्तर वैदिक काल है यानी बाद का जो वैदिक काल है 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक की जो जानकारी मिलती है हमें, उसको हम रखते हैं उत्तर वैदिक काल में। और उनकी जानकारी मिलती है मुझे कहा ब्राह्मण से, आरण्यक से और उपनिषद से मिलती है। उसके पहले जानकारी मिलती है ऋग्वेद से हमें। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ये गद्य में लिखे गए हैं। जो वैदिक संहिता है, पता है कौन सी वैदिक संहिता? वही 4। ठीक, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो सारणी में दिया गया यहाँ पर। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय व शतपथ। एक चीज़ थोड़ी गलती हो गई, शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का नहीं है, सॉरी, प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ 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 प्लीज़, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का नहीं है, बल्कि सॉरी ऋग्वेद का नहीं बल्कि यजुर्वेद का है। प्लीज़ इसको आप करेक्ट कर लीजिए। मैंने कई बार इसको शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद का मैंने अंग मान लिया, अंग बोल दिया, इसलिए उसको आप सही कर लें प्लीज़। शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद का ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, सामवेद का पंचविषय और अथर्ववेद का गोपथ है। आई होप आपने सही कर लिया होगा कि जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है उसको शतपथ है। जो संहिता के बाद का नंबर आता, संहिता के बाद जो नंबर आता साहित्य में, वो शतपथ ब्राह्मण का आता। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का पार्ट है। बस इतना ही बताना था आपको। न समझ में आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ से लिख दूंगा आपको, मैं कमेंट में भी इसको डाल सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना प्लीज़ इस चीज़ को। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे सारणी में दिया गया इस तरह से। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार की पूरी घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आप याद रखिए, जो ब्राह्मण है ना, परीक्षित के बाद, परीक्षित का वर्णन कहाँ पे है? अथर्ववेद में परीक्षित का वर्णन किया गया है। परीक्षित के बाद जो है ना, जब अथर्ववेद की बात पढ़ेंगे तो ब्राह्मण आएगा। तो ब्राह्मण में जानकारी परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले। बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है ये। जब ये मगध का उत्कर्ष हुआ तब
उससे पहले मगध मतलब बिंदुसार की जानकारी नहीं है उसमें, लेकिन उसके पहले की सारी जानकारी मिलेगी आपको कि जैन कैसे बढ़ेगा, बौद्ध कैसे बढ़ेगा, तो ब्राह्मण में आपको मिलेगा। याद रखना आपको इस चीज़ें कहाँ से अलग हो रही हैं। फिर ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम, ऐतरेय कौन है? ऋग्वेद में राज्याभिषेक के नियम मिलेंगे आपको। और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए, क्योंकि ये ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसलिए राजाओं का नाम भी वहाँ पे हो सकता है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विधि आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ये शतपथ यजुर्वेद में। आपको पता है यजुर्वेद में कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन राजाओं के नाम थोड़े दिए हैं उसमें। कुछ राज्यों के नाम दिया हुआ कि कौशल देश कौन सा है, शल्य है, गंधार है, कैकय है, कुरु, पंचाल, कौशल, विधि आदि, ऐसे और भी नाम दिए। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में, अब ये हो गया हमारा पूरा ब्राह्मण। अब आरण्यक की बात करते हैं। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। कौन सी? जो यज्ञ से जुड़ी जानकारी है और प्रतीकात्मक जानकारी है, दार्शनिक जानकारी है, वो आपको कहाँ मिलेगी? आरण्यक मिलेगी। ये आरण्यक, ये ब्राह्मण को पता है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है कि लेखक पाणिनि है। क्वेश्चन पूछता है पाणिनि किसके लेखक है? अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। आप याद करिए इस चीज़ को अभी कि पाणिनि एक लेखक हैं जिन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की रचना है ये पाणिनि अष्टाध्यायी। संस्कृत का ग्रामर लिखा हुआ, पूरा संस्कृत ग्रामर लिखा हुआ है इसमें। इसकी जानकारी कहाँ? इसकी जो मौर्य के पहले की और मौर्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है या अवस्था, उसके बारे में जानकारी आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिल जाती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया, जिसका लेखक कौन है? पाणिनि है। कात्यायन के गार्गी संहिता, गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन लिखा, गार्गी संहिता लिखा। एक ज्योतिष ग्रंथ है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष यवन से ही आया था, इसलिए यवन की जानकारी आपको इससे मिलती है, कात्यायन की गार्गी संहिता से। दो चीज़ आप याद रखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी याद रखिए, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण याद रखिए। शतपथ ब्राह्मण किसका? यजुर्वेद का भाग, यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो। और उसके बाद कात्यायन की गार्गी संहिता देखिए आप, ज्योतिष ग्रंथ है ये, और उसमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। पतंजलि आपको पता है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। याद रखिएगा, जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? उनका नाम है पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा हुआ? महाभाष्य लिखा हुआ। इसलिए जब भी पूछे पतंजलि के बारे में, आप तुरंत कहिएगा कि ये पुष्यमित्र शुंग की, ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से पूछता तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ इसे आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पतंजलि जो है ना पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आप लिखिए। अब उसके बाद देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अभी हमने धर्म ग्रंथ देखा है और ऐतिहासिक ग्रंथ देखा। अभी जो ये अष्टाध्यायी है पाणिनि की, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो कात्यायन की गार्गी संहिता है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो पतंजलि की महाभाष्य है, जो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। हमने जो वेद देखा है, जो ब्राह्मण देखा, हमने जो संहिता देखी, जो हमने उपनिषद देखा, जो आरण्यक देखा, वो सारे धर्म ग्रंथ हैं। अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि धर्म ग्रंथ क्या है और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी आपको। तो अगर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है पाणिनि ने, तो वो भले संस्कृत की व्याकरण की पहली किताब हो, लेकिन उसमें कुछ वर्णन ऐसे दिए गए हैं जो मौर्य काल के पहले का इतिहास बताएगा और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में भी बात करता है वो।
और जब हम बात करते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता, जबकि ज्योतिष ग्रंथ होने के बाद भी जब यवन आक्रमण हुआ भारत में, उसका उल्लेख भी मिलता है गार्गी संहिता की, गार्गी संहिता कात्यायन गार्गी संहिता में। अब जब पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे पतंजलि, जब उनकी बात करते हुआ पतंजलि की, तो आपको उन्होंने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य तो बहुत फेमस है और इससे शुंगों का जो इतिहास है वहाँ मिलता है, शुंगों के इतिहास की जानकारी वहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी, पढ़ना इसलिए पढ़ा क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या क्या, जैसे जो यूनानी रोमन लेखक होंगे, चीनी लेखक होंगे, अरबी लेखक होंगे और अन्य लेखक होंगे, 4 तरह से उन्होंने बांटा हुआ है। यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक। आपको एक थोड़ी सी नॉलेज बताता हूँ आपको। यूपीएससी ने जीएस पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था इसी बेस पे, ये इतना ही लिखना था, सिर्फ इतना लिखना था। इसको समझ के सही तरीके से अपनी भाषा में लिखना था। इसको यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि भारत की जानकारी बतानी है आपको विदेशों के माध्यम से। विदेशी जो जानकारी, जो विदेश लोग आए थे, भारत की जानकारी कैसे देते हैं वो लोग, उनके बारे में आप बताओ। ऐसे ही बताना था मुझे, इसी तरह से यूपीएससी का तो क्वेश्चन था। अब ये डीएसएसबी कैसे क्वेश्चन बना सकता है, पीसी कैसे क्वेश्चन बना सकता है, आपको समझना है ये चीज़। डीएसएसबी इस पर नहीं जाने वाला है। डीएसएसबी कहाँ जाने वाला है, इसमें क्वेश्चन बनेगा। डीएसएसबी भी क्वेश्चन बन जाएगा, आप डीएसएसबी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी जो दास ग्रेड 2 में क्वेश्चन में आते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, देखिए। टेसियस है, यूनानी रोमन लेखक के बारे में बात। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। टेसियस ने ऐसी कहानी लिखी है ना, मतलब लगता है क्या यार, कुछ भी लिख दोगे तुम। टेसियस इस तरह कहानी लिखा हुआ जो अविश्वसनीय लगता है पूरा। एक हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है। इसकी भी जानकारी ऐसे ही अफवाहों पर चल रही थी बहुत सारी। हिस्टोरी का लिखा था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सबसे पहली बुक माना जाता है कि भाई हिस्ट्री पर यही है सबसे पहली बुक। भारत फ्रांस का संबंध इसमें लिखा, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसे भी ज़्यादा माना नहीं जाएगा। सिकंदर आएगा ना, अपने साथ कुछ लोग लेखक लेकर आएगा, निरियाकस, आनेसिक्रोड्रस, अरिस्टोबुलस, ये सब इतिहासकार हैं। इनकी बहुत रिलेवेंसी है, इनसे बहुत जानकारी मिलती है भारत के इतिहास को लिखने में। प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। अब इम्पॉर्टेंट है मेगास्थनीज, जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर कौन था, वही चंद्रगुप्त का एक सेनानायक था। ये इसका राजदूत है हमारा मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। कौन, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में। आपसे पूछा जाएगा भाई मेगास्थनीज कौन है, किसका दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन है, एक जो है राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और चंद्रगुप्त मौर्य राज दरबार में आया था ये, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक जो है ना इंडिका लिखी है, इंडिका इसकी पुस्तक लिखी है। उसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में विषय में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। एक बात मैंने बता दी आपको मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, पहली बात। दूसरी बात ये इसमें है कि कहाँ गया, यहाँ पे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, दूसरी बात। तीसरी बात मेगास्थनीज के बारे में क्या है, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चौथी बात इसमें क्या है, ये मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। मौर्य युगीन के समाज और संस्कृति के बारे में, यानी उनकी कल्चर के बारे में जानकारी देता है। उसका नाम मेगास्थनीज है, इंडिका लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया हुआ है और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। 4 बातें हैं इसमें। आप वीडियो को पॉज कर लिखिए इस 4 बातों को। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और यही से क्वेश्चन बनेंगे, और आपके लिए क्वेश्चन आएगा, आप कहोगे पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस जी के थोड़ा सा, क्योंकि 40 क्वेश्चन का बस मटेरियल है और 2-3 क्वेश्चन आता है हमारे प्राचीन भारत से आते हैं। तो हम बता रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेगास्थनीज से क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से आएगा। डायमेकस क्वेश्चन नहीं आएगा, पढ़ते हैं थोड़ा सा। वह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब बिंदुसार के दरबार में की बात की जा रही है तो इसका मतलब कि डायमेकस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो उसके। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित था। एक उसके बाद डायोनिसियस है, या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में बिंदुसार के, तो अशोक राज दरबार में कौन आया है, डायोनिसियस आएगा।
टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने लिखी, टॉलमी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉलमी पुस्तक कौन सी? भारत का भूगोल है, दूसरी शताब्दी में लिखा हुआ है, सेकंड शताब्दी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी शताब्दी भी याद रखिएगा। प्लिनी है इसके बाद। प्लिनी कौन है? इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरी शताब्दी में कौन लिखा? टॉलमी। प्रथम में कौन लिखा है? प्लिनी, यानी प्लिनी पहले लिखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी ने, टॉलमी लिखा है भारत का भूगोल। मिलाने के लिए आ जाएगा, कभी किताब का नाम आ सकता है। नामक पुस्तक लिखी, इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियस, ये है ही नहीं, ओरिजिनल बुक उसकी है ही नहीं, तो लोगों ने इसको कोट किया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको कोट किया है कि हाँ इसमें ऐसी बात उसमें बातें लिखी है, इसलिए ये बुक की बात जानकारी में मिलती है। अच्छा, इससे कोई बुक थी क्या? तो पेरिप्लस ऑफ द इथेरियस, इस पुस्तक के लेखक के बारे में पता नहीं है हमें, कौन लेखक इसका है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर चीनी लेखक के बारे में आती है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान 399 से लेकर 414 तक। ये फाहियान, ये तो मैंने क्रोनोलॉजी बनाई है, उसको छोड़ दीजिए। संयोगन 518 ईस्वी में भारत में आएगा, 518 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की हैं। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की हैं संयोगन ने। वहीं अब ह्वेनसांग आएगा, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह कपिशा पहुंचा, कपिशा राज्य था, वहां पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, जो ये जानकारी देता है, जो सिंध का राजा वो शूद्र है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है ह्वेनसांग ने। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये कि ह्वेनसांग का किसके राजकाल में आया है? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया फाहियान। संयोगन 518 में आया। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने की 3 साल तक रहा। बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? वो थे आचार्य शीलभद्र थे, जब ह्वेनसांग की बात आती है तो। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब बात करते हैं इत्सिंग की। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था इत्सिंग। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग ने किया जब ये भारत आया, 7वीं शताब्दी में आया था ये। अरबी लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अलबरूनी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब हिंदी इन्होंने किताब लिखा है। जो महमूद गजनवी जब भारत आक्रमण कर रहा था उसके साथ ही आया था ये अलबरूनी। और ये तुर्कमेनिस्तान के थे। ये खारिज में ख्यू के रहने वाला था। किताबुल हिंद या तहकीकी हिंद नामक किताब पुस्तक लिखा, जो इतिहास, जो भारतीय इतिहास के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है ये। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है कितने अध्यायों में बटा हुआ है, तो 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता एक इतिहासकार थे, अरबी इतिहासकार। इसके अरबी भाषा में लिखा गया था। एक रेहला नाम का उनका पुस्तक है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रेहला लिखा, अरबी भाषा में लिखा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा
सांस्कृतिक विचलन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया, न्यायाधीश बना दिया था 1333 ईस्वी में, 1333 ऐसे करके। तो इब्न बतूता ये हैं। अन्य लेखक एक तारानाथ हैं, ये तिब्बती लेखक हैं। कंगीर एवं तंगीर 2 इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कौन है? 13वीं शताब्दी में भारत आया। पांड्य देश जो दक्षिण भारत में उसका इन्होंने उसकी यात्रा की थी और पांड्य इतिहास इनसे मिलता है। किससे? मार्को पोलो से। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो विदेशी यात्रा से मिलने वाले पर जानकारी वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हम पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सी जानकारी कब है, किसके लिए है थोड़े से। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये आधुनिक काल का बंदा है और ये जो पुरातत्व शास्त्र उसका पितामह है क्योंकि इसने बहुत काम किया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर एक उपाधि है जो ब्रिटिश वाले देते हैं। और अलेक्जेंडर री, A.H. लोंगहर्ष, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगसकोई एशिया माइनर में था। शिव वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। 1400 जब आपसे पूछेगा बोगसकोई कब की है तो आपको बताना है कि वो अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के हैं। 1400 ईसा पूर्व मतलब वैदिक काल, याद रखना। मध्य भारत में भागवत धर्म, इसको बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय, विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के 20 नगर गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, पढ़ा था अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने। 20 नगर गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता क्या? भागवत धर्म की जानकारी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो हाथी गुम्फा अभिलेख, भारतवर्ष से कहाँ मिलता है सबसे पहले जानकारी? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हालांकि भारतवर्ष शब्द तो आपको पता है महाकाव्यों में भी मिला था, जो सबसे पहले देखा था हम लोगों ने, लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको जानकारी मिलती है इसके सर्वप्रथम भारतवर्ष की। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है इससे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सबसे पहले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। और कितना इंपॉर्टेंट देखिए ना, सातवाहन पूछेगा ना कि ऐसा कौन सा राजा है, ऐसे कौन सा वंश है जिसका इतिहास पूरा उसका अभिलेखों से लिखा गया है, वो सातवाहन राजा है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम बुनकर की श्रेणी है ना, वो मंदसौर अभिलेख में जब आप चाहोगे तो मिलेगा रेशम बुनकर की श्रेणी के बारे में। कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्त्र बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। काशार्पण क्वेश्चन पूछा था कि काशार्पण शब्द क्या है, किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। काशार्पण शब्द प्राचीन सिक्कों से संबंधित है जिनको आहत सिक्के बोला जाता था, तो काशार्पण बोलते हैं उसको। काशार्पण याद रखने ये वर्ड आता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का यवन शासकों ने किया है। यवन शासक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनकी जानकारी कौन देता है? यवन शासक ही थे जिनका गरुड़ स्तंभ लेख है जहाँ पे वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें तिथि नहीं लिखी गई है, आपको पता है कलिंग राज खारवेल है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन ने लिखा है। जूनागढ़ अभिलेख को या गिरनार अभिलेख को किसने लिखा है? रुद्रदामन ने लिखा है, या हम कह सकते हैं उस समय का शासक रुद्रदामन था। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख।
ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ने लिखा, ये लगवाया। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग स्तंभ, ऐहोल अभिलेख, मंदसौर, ग्वालियर, भीतरी एवं जूनागढ़, देवपाड़ा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जो भी अभिलेख होते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं एपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का, यानी सिक्का कुछ मिला हुआ जिसमें समुद्रगुप्त बीड़ा बजा रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत संगीत प्रेमी था, ये उससे देख के लगता है। अरिकमेडु एक रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है। ये पुडुचेरी के निकट, यानी जब अगर सिक्का मिला हमें रोमन सिक्का मिला, इसका मतलब बताता है कि प्राचीन भारत में रोमन तक का व्यापार होता था, ये बताता है हमें। तो अरिकमेडु उसको अरिकमेडु कहाँ है, पुडुचेरी के निकट है अरिकमेडु। तो रोमन सिक्के कहाँ मिले हैं आपको, अरिकमेडु मिले। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, स्वर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार बोलते हैं, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कम्बोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। जो संबंध भारत के वो इस तरह क्या मिले हुए हैं। इसलिए हमने एक खंड पूरा किया आज, जो एक चैप्टर है प्राचीन भारत को हमने पूरा किया। और भारत के इतिहास में जो प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय स्रोत हैं उनको हमने पूरा किया। कल हम आगे देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से हमें पूरा हो सकता है। प्रागैतिहासिक सिंध सभ्यता है उसको देखेंगे हम, और आगे अगर, क्योंकि सिंध सभ्यता भी काफ़ी है तो कम तो है नहीं, फिर वैदिक सभ्यता भी देखेंगे क्योंकि हमें आसानी होगी पढ़ने में। हम एक बार पढ़ लिया वैदिक सभ्यता भी देख लेंगे, उसके बाद हम महाजनपद उदय उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो अगली वीडियो में ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो अभी के लिए आप इसको पढ़िए ध्यान से, फिर से हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।